Hello dear online students, welcome back to our channel. So today we are going to further proceed on our discussion regarding aromaticity. Last lecture में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था एरोमेटिसिटी का कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, किस तरीके से हमें उसे डील करना है, और हम लोग एक डिस्कशन पे पहुंचे थे दैट वाज रिगार्डिंग हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन. हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन. और हमने लास्ट टाइम पर एक ग्राफ बताया था और उस ग्राफ के बेसिस पे हम लोग बेंजीन की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे. तो हमने ये बताया था कि बेंजीन के अंदर में जो थ्योरेटिकल एनर्जी है इन द कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जब बेंजीन आपका हाइड्रोजिनेशन करवा के हम लोग साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इट वाज अराउंड -85.8 किलो कैलोरी पर मोल. तो ये जो डाटा निकल के आया था स्टूडेंट्स, ये जो डाटा निकल के आया था इट वाज इट्स थ्योरेटिकल एनर्जी. ये जो निकल के आई थी आपकी इट वाज इट्स थ्योरेटिकल एनर्जी, ये थ्योरेटिकल एनर्जी थी इसकी. नाउ अगेन एक्सपेरिमेंटल जो डाटा निकल के आया, जो कॉन्ट्राडिक्ट किया थ्योरेटिकल के साथ में, जो एक्सपेरिमेंटल निकल के आया साइक्लोहेक्सेन के कन्वर्जन में, इट वाज अराउंड -49.8 किलो कैलोरी पर मोल. इट वाज अराउंड -49.8 किलो कैलोरी पर मोल. ठीक है स्टूडेंट्स. तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आई थी कि बेंजीन आपका एक्स्ट्रा स्टेबलाइज है और जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसको हमने नाम दिया था रेजोनेंस एनर्जी का. तो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी इट इज़ एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड. और ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी है आपकी, इट इज़ अराउंड 36 किलो कैलोरी पर मोल. तो इन्होंने बताया था कि बेंजीन के अंदर में स्टेबलाइजेशन जो है वो रेजोनेंस की वजह से है. यानी जो आपके पास में रेजोनेंस एनर्जी निकल के आई, ये मैं जो जितना वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड है इन कंपेरिजन टू व्हाट इट्स थ्योरेटिकल एनर्जी, इट इज़ सम डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एनर्जी माइनस एक्सपेरिमेंटल एनर्जी. और ये जो एनर्जी है बेटा, ये किसके टर्म में है, ये जो एनर्जी आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के टर्म में. तो जितना हमें लगा था, हमने बोला था कल लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है. तो हमने माना कि बेंजीन जो है आपका एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इन कंपैरिजन टू इट्स थ्योरेटिकल डाटा. नाउ एक और चीज़ जो थी यहाँ पे, जो रेजोनेंस की तरफ आपका इशारा कर रही थी, रेजोनेंस कह लीजिए या डीलोकलाइजेशन कह लीजिए, उसकी तरफ जो इशारा कर रही थी वो क्या प्रॉपर्टी थी, वो देखिए किस तरीके से. एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस कुछ आए थे हम लोगों को बेंजीन को लेकर के, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस टुवर्ड्स डीलोकलाइजेशन इन बेंजीन. तो वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस एक तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की टर्म में था, एक तो आपका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की टर्म में था, और दूसरा था एक्सरे डाटा. ठीक है, दूसरा क्या था आपके पास में, एक्सरे डाटा. एक्सरे स्ट्रक्चर जो है, एक्सरे स्ट्रक्चरल जो स्टडी की गई बेंजीन की, उससे ये पाया गया कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो आपकी लगभग होती है 154 पिकोमीटर के करीब. जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 154 पिकोमीटर, एंड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इट इज़ अराउंड 133 पिकोमीटर. और जैसा कि बेंजीन में दोनों बॉन्ड लेंथ अवेलेबल है आपके पास में, बेंजीन के अंदर में अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी और कार्बन कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड लेंथ भी अवेलेबल है. बट ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड लेंथ थी, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ निकल के आई, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो निकल के आई बेंजीन के अंदर में, इट इज़ अराउंड 140 पिकोमीटर. तो ना तो इसके अंदर में प्योर सिग्मा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और ना इसके अंदर में प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. ये किसने निकाला, ये रिवील किया हमारा एक्सरे डाटा. ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ थी ये किसके बेसिस पे थी, आपका एक्सरे डाटा के बेसिस पर थी. क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के केमिस्ट्री में कोई भी थ्योरी प्रूफ नहीं की जाती. तो इन्होंने बताया कि बेंजीन के अंदर में डीलोकलाइजेशन है जिसकी वजह से आपका बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबलाइज कर रहा है. ठीक है, तो इनका कहना क्या था, ड्यू टू delocalization in benzene it is extra stabilized.
इट इज़ एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड। सो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो उसके अंदर में 36 किलो कैलोरी पर मोल का मोर स्टेबलाइजेशन आ रहा था एनर्जी में दिस प्रॉपर्टी की वजह से। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फेलियर आ गया। वो फेलियर क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको। कहाँ पे ये थ्योरी लैग कर गई, कहाँ पर ये जो निकल के आई प्रॉपर्टी वो लैग कर गई। तो लैग ये करी कि जब इन्होंने ये बताया कि ब्यूटाडाइन को लेकर के कि ब्यूटाडाइन के अंदर में आपके जो ये साइक्लोब्यूटाडाइन है इसके अंदर में कंजुगेशन भी है, डीलोकलाइजेशन भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल है जिस तरीके से बेंजीन में है। बट ये सिस्टम हाईली अनस्टेबल है, ये सिस्टम जो है हाईली अनस्टेबल है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के, आने वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी को लेकर के ये इतना अनस्टेबल है कि जैसे ही बनता है लैब में वैसे ही डायमराइज कर जाता है, या इसको बनाना ही बहुत मुश्किल था। पहले तो इसको आइसोलेट करना ही बहुत मुश्किल था। जब इसको बनाया जा रहा था लैब के अंदर में तो नॉर्मल कंडीशन में तो स्टेबल ही नहीं था। तो साइक्लोब्यूटाडाइन में इन्होंने बताया कि जबकि यहाँ पे कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन इज ऑल्सो देयर, कंजुगेशन एज वेल इज ऑल्सो देयर, बट इट इज़ हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। तो पहले तो ये कह रहे थे कि सिस्टम में अगर कंजुगेशन है या डीलोकलाइजेशन है इसकी वजह से सिस्टम आपका हाईली स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन ऐसे भी एग्जांपल मिले जहाँ पे आपका कंजुगेशन भी था, डीलोकलाइजेशन भी था इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस के बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी को नहीं बता सकते बेंजीन के अंदर में। ठीक है, तो इसका क्या था, हमें फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर जाने पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, थ्योरीज़ को हम लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज़ को जनरेट किया, डिफरेंट पैरामीटर्स को जनरेट किया, जिससे हम लोग स्टेबिलिटी को समझेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वी कांट से दैट ओनली सच सिस्टम आर स्टेबल where there is delocalization, तो ऐसा कहना कि जहाँ पे डीलोकलाइजेशन है या कंजुगेशन है वो हाईली स्टेबल है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी, बेंजीन के अंदर में जो स्टेबिलिटी है उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बहुत डिफरेंट मॉलिक्यूलर लेवल पर उसकी रिसर्च को ले जाना पड़ा। ठीक है, सो to understand the stability molecular level approach is used। और इस मॉलिक्यूलर लेवल अप्रोच के बेसिस पर डिफरेंट थ्योरीज आपकी आई हैं, और उन्हीं थ्योरीज को, उन्हीं रूल्स को हमें डिस्कस करना है किसके अंदर में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जी वो सिस्टम कि जिनके अंदर में कंजुगेशन हो, डीलोकलाइजेशन हो, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसी के बेसिस पर आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को थ्योरीज़ क्या क्या डिस्कस करनी है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक बार पहले मैं लास्ट लेक्चर में बता भी चुका हूँ, बट यहाँ से हमारी कहानी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि बेंजीन को लेकर के कि क्यों वो इतना स्टेबल है, और ऐसे सिस्टम जहाँ पे आपके पास में कंजुगेशन भी है, डीलोकलाइजेशन भी है, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल है। तो इनको समझने के लिए हमें इन थ्योरीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। तो थ्योरीज़ क्या क्या है आपके पास में, थ्योरीज जो है आपके पास में, एक है आपके पास में हक्कल रूल्स के बेसिस पर। ये मैं पहले भी अभी इनको बहुत, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो स्टूडेंट्स अभी बेसिक लेवल पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हक्कल रूल्स के बेसिस पर हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे फ्रॉस्ट सर्किल के बेसिस पर, फ्रॉस्ट रूल के बेसिस पर देखेंगे हम लोग, है ना। फ्रॉस्ट रूल लगाएंगे हम लोग जो एमओटी बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ये पूरा का पूरा फ्रॉस्ट जो डायग्राम आपके जनरेट करेंगे। हक्कल मोबियस सिस्टम को जानेंगे, हक्कल मोबियस को जानेंगे हम लोग कि हक्कल मोबियस के बेसिस पर किस तरीके से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को समझा जाता है। और फाइनली हम लोग देखेंगे क्रैक्स रूल को, है ना, क्रैक्स रूल को। तो दीज आर सम टूल्स जो हमारे पास हैं जिनसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से आपका सिस्टम स्टेबलाइज करता है। ठीक है, ये टूल्स पास में जिससे हम लोग डिस्कशन करेंगे काफ़ी सारा कि कौन से सिस्टम एरोमेटिक है, कौन से आपके एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, होमो एरोमेटिक है, कॉसी एरोमेटिक है, डिफरेंट क्लासेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ हक्कल्स रूल। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इवन इस बार मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका लास्ट अगस्त में, उसमें वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी चीज़ों को समझने के लिए, तो इसे देखते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए ताकि आप लोग ईजिली समझ पाए आगे, है ना, लेक्चर्स को। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले, इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती होंगी, बट मेरा मेन एम ये है कि हर स्टूडेंट्स को उस लेवल से आए ताकि आगे चल के वो कहीं पे फंसे ना। क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज़, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी सारा उन्हें आ रहा होता है, बट लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों में वो लैग कर जाते हैं। ठीक है, तो उनमें देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कंजुगेशन को या क्या लो डीलोकलाइजेशन को, कंजुगेशन को और डीलोकलाइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कंजुगेशन को या डीलोकलाइजेशन को। तो सिंपल सी बात है, कंजुगेशन का मतलब क्या है या डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? कंजुगेशन बोलते हैं या डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डेड भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, बॉन्डेड भी हो सकते हैं आपके पास में और नॉन बॉन्डेड भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में हम लोग देखेंगे। सो टाइप 1 जो है आपके पास में, टाइप 1 है, सबसे पहले जो कंजुगेशन के अंदर में आपके पास में, तो दैट इज़ बिटवीन, जो केस 1 है आपके पास में, जहाँ पे आपके पास में पाई बॉन्ड विद वेकेंट ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड विद या पाई इलेक्ट्रॉन्स विद वेकेंट ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन्स विद वेकेंट ऑर्बिटल। तो एक तरीके से रेजोनेंस का पार्ट है। तो रेजोनेंस अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जानिए, इन चीज़ों को जानिए ताकि इजीली आपको चीज़ें समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपके पास में पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा, पाई बॉन्ड ये आपका sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है और ये भी आपका sp2 कार्बन है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से sp2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो सिग्मा काउंट कर दीजिए, 1 2 3, 3 सिग्मा यानी sp2। इसके भी सिग्मा काउंट कर दीजिए, 1 2 और 3 है ना, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? sp2। इसके भी सिग्मा काउंट करेंगे तो 1 2 3 निकलेगा और ये क्या होगा? आपका sp2 होगा। तो तीनों जो एटम है यहाँ पे प्लेन पर है, प्लेनर मॉलिक्यूल है ना। प्लेन पर कैसे? क्योंकि तीनों एटम क्या आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन आपका sp2 हो या sp हाइब्रिडाइज्ड हो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पाई बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन क्या आपका पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा जब सिस्टम होगा आपके पास में, तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा बेटा? यहाँ पे आपके पास में इन्वॉल्व होगा कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा? आपका कंजुगेशन। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं? ये दोनों स्ट्रक्चर कहलाए जाते हैं आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाए जाते हैं? आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं किस में? ये मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे आपका रेजोनेंस हाइब्रिड में। दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज नोन एज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे स्टेबलाइज स्ट्रक्चर हम लोग मानते हैं और इसमें कंट्रीब्यूशन होगा हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। अब जैसे कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, तो इस रेजोनेंस को हम लोग नाम दे देते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? हम लोग इनको इक्विवेलेंट रेजोनेंस इसलिए बोल रहे हैं इनको, वाई वी आर कॉलिंग देम इक्विवेलेंट रेजोनेंस, बिकॉज यहाँ पे जितने भी आपके पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो भी यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो क्या होंगे आपके? दोज आर हाईली स्टेबलाइज्ड। ठीक है, और हर एक की अपनी एक एनर्जी होगी और हर एक आपका कंट्रीब्यूट कर रहा होगा आपका किसके लिए? हर एक आपका कंट्रीब्यूट कर रहा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए। और यहीं से हम लोग रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। एक बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। वो कैसे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी का? कि जो एनर्जी होगी रेजोनेंस हाइब्रिड की, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब जैसे कि यहाँ पे दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास में ए और बी, ये आपके कैसे हैं? अगर हम इनकी बात करें, ये इस तरीके के हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या है? यहाँ पे आपके पास में मान लो ये A है और ये क्या है? यहाँ पे आपका B है। ठीक है, और ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड C है।
तो ये आपके पास में C है यहाँ पे, और A और B की एनर्जी क्या है, सेम लेवल पर है। तो हम लोग बोलेंगे जो रेजोनेंस एनर्जी होगी बेटा वो क्या होगी आपके पास में, रेजोनेंस एनर्जी होगी एनर्जी ऑफ C माइनस एनर्जी ऑफ A आइदर B। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाई जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी कहलाई जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अभी कंजुगेशन को लेकर के, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से बनाया। अगर आप लोगों को लग रहा है जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट में कमी आ रही है तो आप वीडियो को देखिए किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रेजोनेंस इन्वॉल्व है पाई इलेक्ट्रॉन और वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में, यहाँ पे आपके पास में sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है। ठीक है, इस तरीके के जो कार्बोकैटायन होते हैं जहाँ पे sp2 के बगल में एलाइलिक टाइप कार्बोकैटायन भी बोलते हैं इनको हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास में यहाँ पे आपके पास में ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको इस तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में देखिए आप लोग, अगर ये जो कार्बोकैटायन आपका यहाँ से भी स्टेबलाइज्ड है और यहाँ से भी स्टेबलाइज्ड है, दोनों तरफ से आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पाई इलेक्ट्रॉन आपका डोनेट करके कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखें यहाँ पे आपके पास में पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे आपका और इस तरीके से आपका कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ से कंजुगेशन आपका स्टार्ट होगा और इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ से ये कार्बोकैटायन इस तरफ नहीं जाएंगे। ओके, ये वाले कार्बोकैटायन इस साइड से इस तरफ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे बेटा? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो ये बीच में कार्बन प्रेजेंट है आपका, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से यहाँ पे प्लेनैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अगर प्लेनैरिटी ख़त्म हो गई आपकी तो कंजुगेशन ईजिली नहीं हो पाएगा। नाउ यहाँ पर देखिए एक तरीके से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, अगेन सिमिलर केस देखिए कि यहाँ पे आपके पास में sp3 कार्बन आ गया है। ओके, ये sp3 कार्बन आ गया है और इस sp3 कार्बन की वजह से यहाँ पे कंजुगेशन आपका फॉरबिडन हो गया है। नाउ ये कार्बोकैटायन आपका कंजुगेशन की वजह से स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में एक हाइपर कंजुगेशन का लेक्चर डाला है, उसमें आप देखिएगा कि ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये कार्बोकैटायन आपके स्टेबलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके पास में कोई कार्बोकैटायनिक स्पीशीज़ हो। मैंने बताया ऐसी हर स्पीशीज़, ऐसी कोई भी स्पीशीज़ जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो स्टेबलाइज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन। तो यहाँ पे आपके पास में देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट हो सकते हैं बिकॉज इस बोरोन के पास में यहाँ पे आपके पास में वेकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है। क्योंकि अगर हम लोग बोरोन के पास देखें तो बोरोन के पास में जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज सिग्मा 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 sp2 और एक आपके पास में प्रेजेंट है यहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल, और वो वेकेंट p ऑर्बिटल बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे। अगले केस में देखें यहाँ पे अगेन सिंपल टाइप ऑफ कंजुगेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, स्टेबलाइज करेगा। नाउ दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। इसको देखिए कि इसमें कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बोरोन के पास में आपके पास में फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपके पास में बोरोन के पास में फील्ड ऑर्बिटल है और फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ये कंजुगेशन, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। दिस पाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी शिफ्ट टू दिस साइड। ओके, सो हियर इज सम एग्जांपल रिगार्डिंग द देर आर सम एग्जांपल रिगार्डिंग द यहाँ पे 3 कर दीजिएगा इसको कि तब जाके आपका BST माइनस के फॉर्म में आएगा ना। ये देर आर सम एग्जांपल जिसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कहाँ पे आपका कंजुगेशन होगा, कहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में जाएंगे वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में और कहाँ पे नहीं जाएंगे। एक बात को याद रखिएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और देन पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन एन पॉजिटिव चार्ज, तभी आपका इस तरीके की क्लासेस में कंजुगेशन होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अनदर केस वी विल डिस्कस कंजुगेशन बिटवीन दिस, देयर इज केस नंबर 2। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन between pi bond, pi system and lone pair oblique negative charge। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और इसको आप समझिएगा कितनी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए ये CH3 नेगेटिव है, यहाँ पे आपके पास में CH3 नेगेटिव है, दिस इज योर कार्बन आयन है ना, इंटरमीडिएट होता है यहाँ पे आपके पास में, और ये आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके सर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हमने माना 4 सिग्मा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिग्मा काउंट करेंगे तो सिग्मा 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 विच इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कार्बन आयन स्पीशीज आपकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्डेड सिस्टम है और ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है, और ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ यहाँ पे कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। क्योंकि कंजुगेशन का एक सिंपल सा रूल है आपके पास में, अगर ऑर्बिटल अलाइंड हैं पैरेलली, अगर ऑर्बिटल
अलाइंड हैं पैरेलली तो ये इंट्रैक्शन शो करते हैं। अगर ये इस तरीके से अलाइंड है पैरेलली और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है आपके पास में, तो एक तरीके से ये इंट्रैक्शन शो करते हैं। यहाँ पे एक इंट्रैक्शन आपका जनरेट होता है और वही आपका फॉर्म होता है किसका, कंजुगेशन का, वही आपका फॉर्म है कंजुगेशन का। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आपके कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अगर लोन पेयर या कंजुगेशन आपके कंजुगेशन अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आपके कंजुगेशन में इन्वॉल्व है तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। यानी अगर ये इस तरीके का केस होता तो इस केस में आपके पास में ये नेगेटिव चार्ज जो आपके हाइपर यहाँ पे कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, यानी यहाँ पे आपके बीच में आपके sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया है, तो ये आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में ये जो है प्योर p ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हैं, और अगर प्योर p ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हैं और वो पैरेलली अलाइंड है आपके इस तरीके के सिस्टम में, तो वो कंजुगेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होंगे आपके किस में होंगे, आपके पास प्योर p ऑर्बिटल में होंगे, और इसी वजह से वो क्या करेंगे, आपके कंजुगेशन में जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी आपके पास में नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, और अगर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है आपका तो ये बॉन्ड यहाँ इधर आएगा और इस तरीके से ये शिफ्ट होकर इस कार्बन पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डीलोकलाइजेशन बिटवीन पाई सिस्टम एंड लोन पेयर। तो ये नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, देखिए नेगेटिव चार्ज है और किस साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है आपका, ये इन्वॉल्व है आपका पाई बॉन्ड के साथ में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नाउ अगेन ये इस तरीके से हो सकता है आपका, ये आपका इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए ये आपके पास में पाई बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास में NH2 ग्रुप है, और इस NH2 ग्रुप के पास में अगेन लोन पेयर है। और अगर आपसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी आपकी वो अगेन कैसी होगी बेटा, ये sp2 होगी। वो कैसी होगी, sp2 होगी। ठीक है, वो कैसी होगी आपकी, sp2 होगी। और अगर ये sp2 होगी तो इसका मतलब जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आपका जनरेट होगा। यहाँ पे आपके पास में आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तो याद रखिएगा बच्चों कि अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछूं आपसे, इस तरीके की सिस्टम की हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, या इस तरीके का सिस्टम की हाइब्रिडाइजेशन पूछूं मैं आपसे, यहाँ पे मैंने NH2 लगा दिया, इस तरीके से यहाँ पे मैंने NH लगा दिया, यहाँ पे आपके पास में लोन पेयर हो गया और यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया, तो ये कंजुगेशन में इस तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये इस तरीके से कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एरो नोटेशन का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से कहाँ एरो जा रहा है, उसके बेसिस पर थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छी लगेगी। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मुझे पसंद है वो इस वजह से आई, फर्स्ट टाइम जो मेरा अट्रैक्शन हुआ इसके साथ में वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे जो एरो बनाना था वो बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं फर्स्ट क्लास 12th की बात है, जब मुझे ऑर्गेनिक पढ़ने का टाइम वो ऑर्गेनिक पढ़ने की डायरेक्शन मिली तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इसके बारे में। ठीक है, ये एरो नोटेशंस की वजह से। तो देखिए इस तरीके से आपका सिस्टम के अंदर में कंजुगेशन इन्वॉल्व होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आपके लिए एग्जांपल्स हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर आएगा आपका, ये नेगेटिव चार्ज आपका इधर आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। बेटा जो मैं एरो यूज़ और कर रहा हूँ दिस इज़ फुली कर्व्ड एरो है ना, ये बोथ साइड से आपका पॉइंटेड रहेगा आपका। ठीक है, फुली हेडेड एरो है, इसका टेल एंड होता है और एक हेड एंड होता है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा आपका sp3 कार्बन आ गया है, और अगर sp3 कार्बन आ गया है तो बीच में क्या हो जाएगा, बीच में आपका कंजुगेशन में फॉरबिडन आ जाएगा, कंजुगेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो यानी यहाँ पे कंजुगेशन इन्वॉल्व नहीं है। अगले केस में देखें, यहाँ पे बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ क्रॉस कंजुगेशन का। और क्रॉस कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म की वीडियोस पे भी डाला हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्रॉस कंजुगेशन को अच्छे से समझना और थोड़ा बहुत जीओसी का पार्ट डाला है तो आप मेरे रिएक्शन मैकेनिज्म की वीडियो देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो यहाँ पे देखिए बेटा कि नेगेटिव चार्ज इधर भी इन्वॉल्व है और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी इन्वॉल्व है, ये दोनों तरफ आपका नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व है कंजुगेशन में, बिकॉज यहाँ पर ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन ये दोनों बॉन्ड पेयर आपके आपस में कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसके साथ कंजुगेशन में, नेगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में, नेगेटिव के चार्ज के साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिखा दीजिए।
और ये यहाँ भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन आपके आपस में इन्वॉल्व नहीं है कंजुगेशन में। और ऐसे सिस्टम में हम इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं ऐसे सिस्टम को हम लोग? क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आगे चल के आएगा आप लोग एक ऑर्गेनिक के अंदर में, कि नेगेटिव चार्ज आपका दोनों तरफ से स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका क्रॉस कंजुगेशन में जाता है तो वो आपका हाईली स्टेबलाइज्ड सिस्टम होता है। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास में अगेन sp3 कार्बन आ गया, तो इट विल बी नॉट अंडरगो अंडर कंजुगेशन, ये भी आपका कंजुगेशन में नहीं जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास 16 ग्रुप का है, तो 16 ग्रुप का आपके पास में 2 लोन पेयर है, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा ना। कई बार बच्चे जो 11th में जो बच्चे आते हैं आपका, वो पूछते हैं मुझसे कि सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी आपका कंजुगेशन में जाएगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर हम लोग देखें, अगर इसके ऑर्बिटल डायग्राम को समझे हम लोग, तो इस तरीके से है ना। इसके ऑर्बिटल डायग्राम को देखें तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस तरीके से इसमें है, ठीक है। तो और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ना। जो दूसरा जो लोन पेयर सिस्टम होगा, जो दूसरा लोन पेयर होगा बेटा, वो इस तरीके से होगा आपका, वो इस तरीके से ऑर्थोगोनल ऑर्बिटल होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपके पास में लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है जिस पर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में जा रहे हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल है, तो ये दोनों तो पैरेलल है। लेकिन आपके जो दूसरे लोन पेयर हैं बेटा, वो इसके ऑर्थोगोनल हैं, वो इसके आपके क्या हैं, परपेंडिकुलर है, तो वो कंजुगेशन में नहीं जा सकते हैं। तो काफ़ी जो नए बच्चे आते हैं पूछते हैं सर कि जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, क्या सर ये लोन पेयर भी जाएंगे? नहीं, एक टाइम पर आपका एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा। इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा कि कोई कंजुगेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास में, ये आपके पास में, अब इस लोन पेयर की कहानी समझिए। यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड सिस्टम आ चुका है, देन आपके पास में सिंगल बॉन्ड है, तो इसी पर आपका क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। इसी पर क्या आपका डबल बॉन्ड आ चुका है। तो यानी आपको मैंने बता रखा है, पहले आपके पास डबल बॉन्ड होगा, पहले आपके पास में डबल बॉन्ड होगा, देन सिंगल बॉन्ड, एंड देन वो ग्रुप होगा जहाँ पर आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर इसी पे आपका लोन पेयर सिस्टम पे, जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होने हैं, अगर उसी पर आपका पाई बॉन्ड आ गया, तो इसमें आपका कंजुगेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अगेन इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी, अगर इस केस में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे, इसमें अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो अगेन यहाँ पे आपके पास में सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये जो लोन पेयर होंगे आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होंगे। यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे आपके वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यानी अगर मैं पिछला जो मैंने केस बताया, पिछला केस बताया, उसमें मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड इस तरीके से CH बना दिया अगर, तो एक चीज़ याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पे आपके पास में ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड में कंजुगेशन में नहीं जाएगा। यानी अल्टरनेट पोजीशन पे आपके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होने चाहिए, या चार्ज होना चाहिए जिससे आपका क्या हो सके, आपका कंजुगेशन इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, इसमें देखिए बेटा कि यहाँ पे आपके पास में नेगेटिव चार्ज आपका जाएगा इस तरीके से कंजुगेशन में रिंग के साथ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहाँ पे आपके पास में नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आपके पास में देखिए सिंगल, पहले आपके पास में स्पीशीज़ है जिसके पास लोन पेयर है, देन आपका सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट पोजीशन पे अगर इस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके के ग्रुप्स हों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, अगर इस तरीके के ग्रुप्स हों आपके, तो वहाँ पे आपका कंजुगेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में देखिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इधर डालेगा, डोनेट करेगा, इस तरीके से दिखाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को, इस पर्टिकुलर एग्जाम के केस में, एग्जाम्पल के केस में जहाँ पे मैंने एनिलीन बनाया है, कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज़ करेगी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंजुगेशन को लेकर के, कितने टाइप के आपके कंजुगेशंस होते हैं। 2 क्लासेस मैंने आपको इसकी डिस्क्राइब की, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये कंजुगेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि आगे चल के आपको एरोमेटिसिटी के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी हम लोगों ने थ्योरीज पढ़नी है, वो ईजिली समझ में आ सके। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर लैग करें, आपके मन में कोई डाउट्स रहें, ताकि आप इन वीडियो लेक्चर्स को शुरू से देखें तो आप लोग एंड तक इनको बहुत कम्प्लीटली अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आप इनको अच्छे से देखिए, हर एक पॉइंट को लिखते जाइए, नोट करते जाइए, रीड कीजिए, जो नहीं आता आप हमसे पूछिए, हमसे जुड़े रहे, हम आपके डाउट्स को हो सके अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अपने वे से हम लोग उनको आपको
आप तक हमारे जो भी आपकी क्वेरी है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच।